चलिए 10th क्लास पिछले लेक्चर में हमने 14.1 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन तक सारा कंटेंट जो है वो सॉल्व कर लिया था। अब उसके आगे जो 6th क्वेश्चन है वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज कर लेना और चाहे आप अज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर लेना। दोनों में से कोई भी मेथड यूज करोगे 6th क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद जो 7th क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब पहले 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझिए ध्यान से। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो ये कह रहे हैं कि हमने एक शहर के अंदर सर्वे किया, उस सर्वे में हमने ये टेस्ट किया कि उस शहर के अंदर जो हवा है वो कितनी प्योर है या कितनी इम्प्योर है। और ये सर्वे करने के बाद शहर के अंदर 30 अलग अलग लोकेलिटीज़ हैं जिन्हें आप शहर के अंदर मोहल्ला कहते हो। जो 30 अलग अलग लोकेलिटीज़ हैं उनमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हमने चेक किया, हमने ये पाया कि ऐसी 4 लोकेलिटीज़ थी जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड का कंटेंट 0.00 से लेकर के 0.04 पार्टिकल्स पर मिलियन था। ये ppm का मतलब क्या है, आपकी बुक के ऊपर अगर आप देखोगे तो लिखा होगा कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm। SO2 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, इन ppm का मतलब पार्टिकल्स पर मिलियन। मतलब एयर के अगर हम 1 मिलियन पार्टिकल्स ले लें तो उनमें से सल्फर डाइऑक्साइड के 0.04 पार्टिकल्स 4 लोकेलिटीज में थे। और ऐसे ही सबसे नीचे देखिए 0.20 मतलब 0.2 पार्टिकल्स 2 लोकेलिटीज में थे। अब इस लोकेलिटी में सल्फर डाइऑक्साइड का कंटेंट एज कंपेयर टू दिस लोकेलिटी ज़्यादा है, तो मतलब ये लोकेलिटी की एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। मतलब ये लोकेलिटी का जो एयर की क्वालिटी है वो कम होगी एज कंपेयर टू दिस। और इसमें ऐसी एयर क्वालिटी में लोगों को अस्थमा होने की बीमारियां या और भी कोई जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज होती हैं वो होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू दिस लोकेलिटी। तो ये जो सारा जो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके सामने मेजर होता है, जिसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई हुई है, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करने में अलग अलग शहरों का ये सारा डाटा ऐसे करके यूज़ करते हैं। ये अनुमान लगाने में कि इतने मीन अगर अलग अलग लोकेलिटीज़ में ये डाटा है, इसके अकॉर्डिंग मीन कितना हुआ, पूरे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना हुआ, उस आधार पे फिर वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं कि हमारे शहर में अस्थमा के कस्टमर्स ज़्यादा, या अस्थमा के कस्टमर्स गलत शब्द है, अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं। अस्थमा के पेशेंट्स ज़्यादा होंगे तो हमें हॉस्पिटल्स में कि कौन से इक्विपमेंट्स ज़्यादा रखने हैं जो कि अस्थमा के पेशेंट्स के काम आए, और हमें ये एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं है, इस आधार पे फिर वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं। तो ऐसे मैथ यूज होता है। अब देखिए क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। ये सारी फ्रीक्वेंसी दी गई है, मतलब कि 0.00 से लेकर 0.04 पार्टिकल्स पर मिलियन 4 लोकेलिटीज में होंगे, 0.04 से लेकर 0.08 पार्टिकल्स पर मिलियन 9 लोकेलिटीज में होंगे, ऐसे ही अप टू सो ऑन। अब ये आपके क्लास इंटरवल्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। अब क्लास इंटरवल तो फॉर्मूला में यूज होंगे नहीं, तो कौन से यूज होते हैं, क्लास मार्क्स, वो यहाँ पे XI करके लिखे हुए हैं। और क्लास मार्क्स निकालने में फिर से वही वाला फॉर्मूला, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 0.04 प्लस 0.00 डिवाइडेड बाय 2 0.02। ऐसे ही यहाँ पे 0.08 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 2। जब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.10। और एक और बात ध्यान से सुन लीजिए, आप में से आधे स्टूडेंट्स को ये पता होगी और आधों को नहीं पता होगी। ये 0.20 है, इसे 0.20 मत बोलने लग जाना। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट आते हैं उन्हें एक एक करके बोला जाता है। ये 0.24 है, इसे 0.24 नहीं बोलना। अब चलिए आगे, XI आ गया आपके सामने। ये हर एक वैल्यू कैसे आई, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके उसका बाद में 2 के साथ डिवाइड करके। ये हर एक क्वेश्चन में हमने किया है। और अगर फिर भी नहीं पता चले तो जब स्कूल दोबारा से रीओपन होगा मुझे पूछ लेना पर्सनली आकर के। अब इसके बाद DI इज इक्वल टू XI माइनस है। यहाँ तक सारा काम वही है जो हमने अज्यूम्ड मीन मेथड में किया था। DI की वैल्यू कैसे निकालनी है, XI में से अज्यूम्ड जो मीन हमने अज्यूम करके रखा है उसे माइनस करके। मीन हमने अज्यूम कितना कर रखा है, 0.18। आप चाहो तो ये भी कर लो, लेकिन मैंने यहाँ पे 0.18 को एज मीन अज्यूम कर रखा है। ठीक है जी, ये बात आप पहले लिख भी देना, ये टेबल बनाने के बाद या पहले लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, टेबल बनाने से पहले लिख लेना। We have assumed the mean to be equal to 0.18। और उसके बाद DI की वैल्यू कैसे निकालोगे, XI माइनस A, मतलब हर एक XI की वैल्यू में से जितना मीन अज्यूम कर रखा है उसे माइनस करते जाओ। 0.02 से 0.14 माइनस किया तो कितना आ गया, 0.12। मैंने वीडियो में शायद पहले 0.18 बोल दिया, इतना नहीं 0.14 ही अज्यूम किया मैंने भी।
0.14 एज वैल्यू ऑफ ए, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे। 0.02 से 0.14 माइनस किया तो कितना आ गया, -0.12। फिर 0.06 से 0.14 माइनस किया, -0.08। 0.10 से 0.14 माइनस किया, -0.04। अब ऐसे ही 0.14 से 0.14 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। अब तो सोन ये सारी वैल्यूज ऐसे ही आ जाएंगी। यहाँ तक ये सारा वही काम था जो हमने अज्यूम्ड मीन मेथड में किया। अब इसके बाद स्टेप डेविएशन वाला काम शुरू होगा। तो ये मेथड क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड है तो इसलिए एक और टेबल बनेगा। इसका नाम क्या रखोगे, ui। जैसे ये था di, इसका नाम रखोगे ui। ui की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, इज इक्वल टू di डिवाइडेड बाय h। इसमें di का तो पता है आपको, ये सारी वैल्यूज जो आप निकाल के हटे हो। h का मतलब क्लास का साइज कितना है, मतलब ये जो इंटरवल है इसका साइज कितना है। वो कैसे निकालोगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दो। 0.04 में से 0.00 माइनस कर दो, कितना आएगा 0.04। 0.08 में से 0.04 माइनस कर दो, वो भी कितना आएगा 0.04। ऐसे ही 0.16 में से 0.12 माइनस कर दो, 0.04। इन सब में h की वैल्यू एक कांस्टेंट आएगी, वो कितनी 0.04। इसमें से किसी को भी अपर लिमिट में से किसी भी अपर लिमिट में से किसी भी लोअर लिमिट को माइनस कर दो। ui की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, di डिवाइडेड बाय h। तो di यहाँ पे कितना है -0.12। इसे डिवाइड करो 0.04 के साथ, आंसर कितना आ जाएगा -3। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कहेंगे कि सर ये डेसिमल वाली डिवाइड करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम है, ये बता दीजिए। तो पहले ये समझ लो, इसके बाद ये साफ करेंगे, फिर डेसिमल वाली डिवाइड करनी भी सिखा देंगे। di की वैल्यू 0.12, उसे डिवाइड किया h की वैल्यू के साथ, h की वैल्यू कितनी थी 0.04, डिवाइड करके कितना आ गया -3। ऐसे ही -0.08 को डिवाइड करो 0.04 के साथ, आंसर आ जाएगा -2। फिर सिमिलरली 0.04 को डिवाइड करो 0.04 के साथ, ये तो सेम ही है, बस माइनस का फर्क है तो -1। 0 को किसी के साथ भी डिवाइड करो 0, 0.04 को 0.04 के साथ डिवाइड किया 1। ऐसे अप टू सो ऑन ये टेबल बन गया। अब आपके सामने ui भी आ गया, di भी आ गया, xi भी आ गया, fi भी है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद पहले अज्यूम्ड मीन मेथड में fi di निकाला करते थे, अब fi ui निकालेंगे। fi क्या है, ये ui आप अभी कैलकुलेट करके हटे हो। अब इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कराइए, fi मल्टीप्लाई बाई ui, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई -3 -12, 9 मल्टीप्लाई बाई -2 -18, 9 मल्टीप्लाई बाई -1 -9, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4। ये आपके पास टेबल आ गया fi ui वाला। ये सारे टेबल्स कैसे बने आपको पता चल गया। अब इसके आगे हम कैलकुलेशंस करेंगे, अब इसके आगे स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला है वो लिखा जाएगा। तो चलिए वीडियो पॉज करके फिर अगले पार्ट में जाते हैं। ये दोनों टेबल्स हैं, ये मैंने इरेज नहीं किए क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। हम सेंटर में वो वाला काम कर लेंगे जो ज़रूरी है। तो जो स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमें ये नहीं पता चला कि जो डेसिमल्स वाली डिवाइड है वो कैसे करनी है, तो देखो मान लीजिए आपके सामने ऐसे था 0.12 डिवाइडेड बाय 0.04, ऐसी ही थी सिचुएशंस। तो चलिए देखो इसे कैसे सॉल्व करना है। इक्वल टू ये 0.12 है, भूल जाओ के पॉइंट है, सीधा 12 लिख लो। 12 लिख लिया। अब इसके बाद जो पॉइंट है उसे एडजस्ट करो। पॉइंट का मतलब 1 डिवाइडेड बाय, ऐसे डिवाइड पाके डिवाइड का साइन 1 लिख लो, 1 पॉइंट का मतलब 1। इसके बाद जितने भी डिजिट हैं 1 and 2, नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए 2, तो 2 0 डाल लो इसके पीछे। अब ये जो बड़ा वाला वो वाला डिवाइड वाला साइन है, अब इसे डाल लो ऐसे यहीं पे। फिर ये 0.04 है, इसे 4 में कर लिख लो, भूल जाओ के पॉइंट है। अब इसके बाद फिर से वही काम, डिवाइडेड बाय पॉइंट का क्या बन जाएगा 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट आते हैं 1 and 2 नंबर ऑफ डिजिट्स, तो मतलब 1 के पीछे 2 0। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल के बाद हैं उतनी नंबर ऑफ जीरोस हम 1 के पीछे लगा देंगे, और ये 1 और ये 0 0 कैसे आएंगी, इस नंबर के साथ डिवाइड में आएंगी। अब आपके सामने सिचुएशन ये आ गई। अब इसके बाद एक फॉर्मूला होता है 6th 7th क्लास में आता है, ये जो सबसे नीचे वाली चीज है ये सबसे ऊपर चली जाएगी, और ये जो मिडल वाले हैं ये नीचे आ जाएंगे दोनों। सबसे नीचे वाली ऊपर गई, कितना आ गया 12 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय ये वाला 100
मल्टीप्लाइड बाय 4 और ये 100 इसके साथ कैंसिल, ये 4 इसके साथ कैंसिल, 3 पे कितना आंसर आ गया 3। अब इसके बाद इसमें हमें क्या जरूरत पड़ेगी वो देखिए, ये फ्रीक्वेंसी हम अज्यूम्ड मीन मेथड में कैलकुलेट करते थे ना सिग्मा एफ आई, वो इसमें भी जरूरत पड़ेगी। तो कैलकुलेट करेंगे जब सिग्मा एफ आई, मतलब इन सबको हम प्लस कर देंगे, इन सबको प्लस करके सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 30। उन्होंने स्टेटमेंट में लिखा भी हुआ था कि 30 लोकेलिटीज, तो ये वही है। और इसके बाद इसे प्लस करेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड में सिग्मा एफ आई डी आई निकालते थे, अब ये स्टेप डेविएशन है तो क्या निकालेंगे सिग्मा एफ आई यू आई, इसे प्लस करके कितना आ जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू -31। इतना ही है, कैलकुलेट करके देख लेना, इतना ही आएगा सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू -31। अब फॉर्मूला नोट करिए, मीन का फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, ये सब आप सबको याद होना चाहिए। ये याद होगा तभी ये सारा काम करने का फायदा है, नहीं तो फायदा कोई नहीं। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई, अज्यूम्ड मीन में होता था डी आई, यहाँ पे क्या होगा यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई और मल्टीप्लाइड बाय एच। ये जो मल्टीप्लाइड बाय एच है ये सिर्फ इस वाली वेरिएबल के साथ है, ये वाली टर्म के साथ। ये मल्टीप्लाइड बाय एच ए के साथ नहीं है, ए अकेला पड़ा हुआ है पहले, ए प्लस ये सारा काम, ये सारी एक टर्म है और ये ए वाली ये दूसरी टर्म है। तो दोबारा से एक बार लिख लो, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस ये एक टर्म हो गई सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एच, ये दूसरी टर्म होगी। अब इसमें हम वैल्यूज फिल करेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू अभी कैलकुलेट करके हटे हो, एफ आई की वैल्यू ये है, एच की वैल्यू साइज ऑफ क्लास वो कितनी थी यहाँ पे 0.04, वही लिखेंगे। चलिए एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है -0.14, हाँ जी इतनी ही है, माइनस नहीं है लेकिन ये गलत बोल दिया। ए इज इक्वल टू 0.14 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, मतलब ये वाली सारी प्लस करके यहाँ पे लिखी हुई है -31 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई 30 मल्टीप्लाइड बाय एच, एच की वैल्यू कंफर्म करने के लिए 0.04। अब इसके आगे मैंने सारी कैलकुलेशंस करके रखी हुई है, मैं चाहूँ तो सीधा आंसर लिख सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन ऐसा करना उन स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस हो जाएगा जो ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, ताकि आप में से कोई उत्तेजित या अराजक ना हो जाए कि सर ये तो हमें आता ही है, हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। चलो जिनका टाइम वेस्ट हो रहा है या जिन्हें आता ही है वो अगला क्वेश्चन कर लें और जो नहीं कर पाएंगे वो देख लें। एक्स बार इज इक्वल टू 0.14, ये एक टर्म, ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि ये एक टर्म है ये दूसरी टर्म है, ताकि आप इसे अलग रखो, 0.14 को अभी अलग रखो, इसे बाद में यूज करेंगे, प्लस इसे सॉल्व करो ये दूसरी टर्म जो है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स है, ये तो सिंपल है पड़ा हुआ 0.14 ठीक है, इसका नहीं पता क्या बनेगा, तो पहले इसे छेड़ो। अब इसे छेड़ने के लिए क्या करोगे, एक फ्रैक्शन वाली टर्म है दूसरी डेसिमल वाली है, या तो दोनों फ्रैक्शन वाली हो या दोनों डेसिमल वाली हो, फिर ही मल्टीप्लाई डिवाइड हो पाएगी। अब इसे पहले क्या करेंगे, या तो इसे डेसिमल बना लो या इसे फ्रैक्शन बना लो। इसे फ्रैक्शन बनाना आसान है क्योंकि अभी आपको सिखा करके हटाऊं। तो देखिए दोबारा से -31 डिवाइडेड बाय 30 ऐसे ही आ गया। अब इसे फ्रैक्शन बनाएंगे, कैसे आएगा, 0.04 है, मैंने क्या कहा था 4 ऐसे ही लिख लो, भूल जाओ कि पॉइंट भी है। अब बाद में पॉइंट डालो, डिवाइड बाके, पॉइंट का मतलब 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट 2, मतलब 2 जीरोस इसके पीछे लग जाएंगे। चलिए यहां तक आ गए। अब क्या करोगे, 0.14 एज इट इज प्लस ये 31 के ऊपर 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए, -31 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये हमारे पास कितना आएगा -124, और नीचे वालों की आपस में मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 30 मल्टीप्लाइड बाय 100 3000। अब इसके बाद ऊपर लिखते हैं, तो ये इरेज कर रहा हूं मैं, एक्स बार इज इक्वल टू 0.14 एज इट इज प्लस, अब -124 डिवाइड हो रहा है 3000 के साथ। अब फिर से कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर ये वाली डिवाइड थोड़ी कम्प्लेक्स है, कैसे होगी। तो चलिए देखिए, वैसे ऐसा कहना नहीं चाहिए, आप 10th क्लास वाले हो, आपको ये डिवाइड करनी आनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कर दूंगा। चलिए -124 डिवाइडेड बाय, जो मेरा मेथड है मैं कैसे करूंगा डिवाइड, 3000 के साथ सीधी डिवाइड नहीं करूंगा, मुझे पता है ये बहुत मुश्किल होने वाला है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 3 के साथ डिवाइड करूंगा। इसे ऐसे लिख लूंगा
3 मल्टीप्लाइड बाय 1000। 3000 को ऐसे लिख लिया 3 मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब -124 को 3 के साथ डिवाइड करूंगा, वो रफ काम में इधर कर रहा हूं रफ, क्योंकि ये अब हमें नहीं चाहिए ये वाला। 124 डिवाइडेड बाय 3 का टेबल पढ़िए, पहले 4 पे जाएगा, 3 4 या 12, 0 ऊपर से नीचे क्या आ गया, ये वाला 4। अब फिर से 3 का टेबल पढ़िए, 3 1 या 3, 4 - 3 1, तब 1 बच गया नीचे, मतलब अब 3 के साथ डिवाइड नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, लेकिन हमें तो चाहिए और भी आंसर पॉइंट्स में चाहिए, तो वो कैसे आएगा। अब 1 के साथ डिवाइड नहीं हो पाएगा तो मैं खुद से 0 लगा रहा हूं यहाँ पे, और जो मैंने खुद से 0 लगाई नीचे, तो ऊपर मुझे डेसिमल लगाना पड़ेगा, ये डिवाइड का रूल है। अब जब खुद से नीचे 0 लगाई तो ऊपर डेसिमल लगा लिया। चलिए अब आगे 3 का टेबल फिर से पढ़िए, 3 3 या 9 होते हैं, 9 आ गया, 10 में से 9 माइनस हुए 1, फिर से खुद से 0 लगा ली। अब दूसरी बार मत पॉइंट लगाने लग जाना, पॉइंट सिर्फ एक बार लगेगा, उसके बाद जितनी मर्जी 0 लगाते रहो, सॉल्व करते जाओ। अब फिर से 3 3 या 9, 10 - 9 1, फिर से खुद से 0 लगा लो, ये तो ऐसे ही साइकिल चलता जाएगा पूरा। तो मतलब 4 1.3333 अप टू सो ऑन। मतलब 124 को जब 3 के साथ डिवाइड किया, ऐसे लिख लेते हैं, देखो 0.14 प्लस 124 को हमने 3 के साथ डिवाइड कर दिया, ये माइनस वाला साइन एज इट इज ऊपर। जब 124 को 3 के साथ डिवाइड किया तो कितना आ गया, 4 1.333 अप टू सो ऑन, कितने मर्जी, डिवाइडेड बाय 1000। ये नीचे अभी ऐसे ही पड़ा, हमने अभी इसे नहीं छेड़ा 1000 को, अभी ये भी होगा देखना। चलिए अब 4 1.33 आपके सामने पड़ा हुआ है, और नीचे डिवाइड किसके साथ हो रहा है, 1000 के साथ। अब इसे कैसे सॉल्व करना, देखो 0.14 प्लस ये जो जीरोस है ना, ये रफ काम में करना, पेपर में मत कैसे करने लग जाना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये जीरोस है ना, इसे मिलाना शुरू करो जो उन डिजिट के साथ जो पॉइंट के आगे हैं, ये मतलब ये वाले 1 और 4, इस 0 को मिलाना शुरू करो। ये वाली 0 मिल गई इस 1 के साथ, क्योंकि ये 1 पॉइंट के आगे था, पीछे वालों के साथ मतलब मिलाने लग जाना, पॉइंट के आगे वाले। और ये दूसरी 0 मिल गई ये 4 के साथ, ये तीसरी 0 को मिलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो ये खुद से ऐसे लिख लो, 0 लिखना मत, लेकिन ऐसे अज्यूम कर लेना कि इसके मिलाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो अगले स्टेप में जब आप लिखोगे, ये माइनस तो एज इट इज लिखोगे ही लिखोगे, हाँ आएगा ही। ये वाली 0 इस 1 के साथ, इसके अगले वाली इस 4 के साथ, ये जो तीसरी 0 है इसे कुछ मिलाने के लिए मिला नहीं, इसे पहले लिख लो ऐसे 0, जिसे मिलने के लिए कुछ मिला ही नहीं उसे लिख लो 0। और ये जो 1 है जो इस 0 के भी आगे था, इस 1 का क्या बन जाएगा, पॉइंट, इस 1 का बना पॉइंट, तो पॉइंट डाल दिया। फिर वो वाली 0 जिसे कोई डिजिट नहीं मिला, फिर वो वाला सारा जिन्हें डिजिट मिल गया, जिन्हें डिजिट मिल गया उनकी जगह अब 0 नहीं आएगी, वो वाला डिजिट आएगा। वो डिजिट क्या था, 4 और उसके आगे 1, 4 1। जो पीछे वाले मर्जी है लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, ये आया। अब इसे चाहे आप ऐसे लिख लो 0.04133 तब भी सही है। अब इसे चाहे आप ऐसे लिख लो 0.04133, ये चीज और ये चीज सेम है। पॉइंट के आगे चाहे आप 0 लगा लो, पॉइंट के आगे चाहे आप 0 ना लगाओ, आपकी मर्जी है। अब इसके आगे देखिए 0.14, ये एज इट इज पड़ा हुआ है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, इज इक्वल टू 0.14, ये प्लस माइनस क्या होगी, माइनस 0.04133। अब फिर से कुछ स्टूडेंट यहाँ पे फंसेंगे, कुछ स्टूडेंट बोला मैंने, सारे नहीं फंसेंगे, जिन्हें लगेगा कि ये 0.14 है, इसमें से 0.04133 ये कैसे माइनस होगा। तो चलिए वो भी सिखा देता हूँ, उसके लिए रफ काम यहीं पे कर रहा हूँ, आप मत करने लग जाना अपनी फेयर नोटबुक पे, यहीं पे सीख लो, बाद में मैं इरेज कर दूंगा। पहले जो बड़ी है उसे लिख लो, बड़ी रकम क्या है, ये 0.14, इसे लिख लो 0.14। इसमें से माइनस क्या हो रहा है, वो जब आप नीचे वो वाली टर्म लिखोगे जो माइनस हो रही है, एक चीज का ध्यान रखना कि पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए। ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब पॉइंट के आगे क्या है, 0, तो वो लिख ली। अब पॉइंट के पीछे वाले लिखने शुरू करो, 04133, मतलब 04133, ये इसमें से माइनस हो रहा है।
अब आप कहोगे सर ऊपर तो इतने मतलब डिजिट है ही नहीं, नीचे ज्यादा डिजिट है, इसे कैसे सॉल्व करना है? तो देखो फिर ऊपर डिजिट नहीं है ना, पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद जितनी मर्जी जीरो लगा लो, आपकी मर्जी। 0 0 0 माइनस करने के लिए, हाँ अब करो माइनस। ये 0 में से 3 माइनस होगा नहीं, तो 0 कैरी करके लेके आएगा। 0 जब कैरी करके लेके आया तो 10 बन गया, 10 में से 3 माइनस हुआ 7। फिर यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 3 माइनस हुआ 6, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 1 माइनस हुआ 8। इस 4 से कैरी लिया था तो 4 के पास कितना बच गया 3। अब 3 में से 4 माइनस नहीं हो रहा, तो 3 इस 1 से कैरी लेगा, तो कितना बन जाएगा 13। 13 में से 4 माइनस हुए 9। अब ये 1 था, ये कितना बच गया 0। 0 से 0 माइनस हुई 0, ये पॉइंट ऐसे एज इट इज, और ये वाली 0 आगे वाली एज इट इज। तो कितना आंसर आ गया 0.09867। अब मैं वहां यहां पे लिखूंगा, माइनस करके कितना आ गया 0.09867। इसे राउंड ऑफ करके कितना बन जाएगा 0.09। तो ये आपका मीन है, x बार इज इक्वल टू 0.09। ये आपने स्टेप डेविएशन मेथड के साथ निकाला, ये आपका आंसर है। आई होप इतना ही आंसर हो, देखते हैं चेक करते हैं। हाँ जी 0.09 पार्टिकल्स पर मिलियन, ये यूनिट डाल दिए हमने। उन्होंने यही पूछा था ना, कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मिलियन, हमने कैलकुलेट कर लिए जी। ये आपका आंसर, इसे ऐसे हाईलाइट कर देना। चलिए अब आपका स्टेप डेविएशन मेथड के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन हो गया। अब इसके अगला क्वेश्चन देखिए, इसके जो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये बात बतानी जरूरी है आपको। 8th क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं, मतलब जो क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करो। पहला क्लास इंटरवल है 0 से 6, मतलब क्लास का साइज कितना हो गया 6 माइनस 0 6। अगला क्लास इंटरवल क्या है 6 से लेकर 10, ये क्लास का साइज कितना हो गया 10 माइनस 6 4। लेकिन पिछली क्लास का साइज क्या था 6। अब आगे देखो, और आगे आ जाओ, 14 माइनस 10 ये भी 4, 20 माइनस 14 ये कितना आ गया 6, मतलब फिर से क्लास साइज चेंज हो गया। तो इस क्वेश्चन में ये जो क्लास साइज है ये चेंज हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे आप h की एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं ले सकते। और अगर h की एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं आई तो आपको, आपके मन में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में स्टेप डेविएशन मेथड यूज नहीं करना, क्योंकि h की वैल्यू वेरी कर रही है, हमारे पास एक नहीं आ रही है h की वैल्यू। तो इसलिए आप ये मान करके चलना कि इसमें स्टेप डेविएशन मेथड नहीं यूज करना, कि हो सकता है आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो यहाँ पे आप अज्यूम्ड मीन मेथड या फिर डायरेक्ट मेथड यूज कर लेना ऐसे क्वेश्चन में जिसमें क्लास इंटरवल का साइज चेंज हो। चलिए, इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है। और 9th क्वेश्चन वो सिंपल है, वो आप खुद से सॉल्व कर लेना। आपकी एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट है। मीन निकालने के तीनों तरीके आप सीख चुके हो अगर आपने लेक्चर्स ध्यान से सुने हुए हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम मॉड को डिस्कस करेंगे, मॉड और मीडियन क्या होता है।